नाम चंद्रकांत त्रिपाठी है और आप जीबीएन कोविड केयर लाइव के इस विशेष अंक को देख रहे हैं। यह अंक इस महामारी के दौर में प्रेगनेंसी और जच्चा बच्चा की देखभाल से संबंधित है। आज के विशेष मेहमान है डॉक्टर ब्रिगेडियर राकेश गुप्ता के इस विशेष अंक को और उनके साथ जो डायरेक्टर जिम्स हैं, इसके साथ डॉक्टर पूजा दीवान है, डॉक्टर रितु शर्मा है, डॉक्टर अंजुम दत्ता है, डॉक्टर मोनिका सिंह है, डॉक्टर पिंकी मिश्रा है, डॉक्टर नेहा मिश्रा है, चंद्रकांत त्रिपाठी है, डॉक्टर अर्चना गुप्ता है, डॉक्टर रुचि वर्मा है, डॉक्टर राखी शर्मा है और डॉक्टर अपराजिता पवार है। आज मैं डॉक्टर विशेष मेहमान है डॉक्टर राकेश गुप्ता जी से अनुरोध करूंगा कि इस कार्यक्रम में अपने दो शब्द कहें और आगे बढ़ाएं इसको। डॉक्टर साहब नमस्कार। ये स्क्रीन शेयर हमें जरा। हाँ, मैं करा रहा हूँ। वैसा स्क्रीन शुरू हो रही है, आप शुरू कर सकते हैं। ओके, नमस्कार। मैं ब्रिगेडियर राकेश गुप्ता, निदेशक राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान। मैं आज के कार्यक्रम में सभी का स्वागत करता हूं। एक खुशी की बात यह है कि हमारा जो कोविड है, दूसरी वेव तेजी से नीचे गिरती जा रही है। एंड पहली वेव उससे ज्यादा थी, दूसरी वेव आजकल जो हमारा कार्यक्रम में सभी का स्वागत करता हूं। के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। इसमें तरह तरह की हमें खबरें मिल रही हैं व्हाट्सएप से, बाकी लोगों से, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि तीसरी वेव का आना आपके हाथ में है। अगर आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर कड़ाई से अपनाएंगे, जिसमें कि मास्क लगाना, व्हाट्सएप से, बाकी लोगों से 2 गज की दूरी, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं, और टीकाकरण के हम लोग तैयारी कर रहे हैं। कड़ाई से अगर पालन करेंगे तो हम तीसरी वेव को बिल्कुल, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि तीसरी वेव हमारे पूरे देश से हम कोविड को हम हमेशा के लिए अलविदा कह सकते हैं। हमने जो पहले 2 वेव में देखा, जो एक सबसे वल्नरेबल कहना चाहिए, सबसे जो एक कैटेगरी ऑफ लोगों की है, जो कि बहुत ध्यान देने की हमें जरूरत है। पहली वेव में हमने इतना नहीं देखा, वो है हमारी गर्भवती महिलाएं। पहली वेव में कुछ केसेस आए थे, लेकिन इतने सीरियस नहीं थे। हमने दूसरी वेव में काफी गर्भवती महिला, एक तो नंबर भी बहुत ज्यादा था और उसके साथ साथ में उनकी जो बीमारी की गंभीरता है वो भी बहुत ज्यादा थी। और कुछ हमने मरीजों को प्रेगनेंसी में खोया भी है, इसका हमें बहुत दुख है। गर्भवती महिलाएं हैं, अभी वैक्सीन के लिए भी एलिजिबल नहीं है। पहले लैक्टेशन, जो बच्चे दूध पिला रहे हैं उनके लिए भी नहीं था, लेकिन अभी जो लेटेस्ट गाइडलाइन है, इसमें जो बच्चे को दूध पिला रहे हैं माताएं, वो वैक्सीन लगा सकती हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए अभी नहीं आया है, उम्मीद है कि भविष्य में शायद उनके भी टीकाकरण का आ जाएगा। तो आज का जो विषय है हमारा, कि गर्भवती महिलाएं जो अभी रिसेंटली प्रेगनेंसी हुई है, उनको अगर कोविड हो जाए तो उसमें उनको कैसे ध्यान रखना है, गर्भ के समय जो भी आपको प्रिकॉशंस लेने हैं उसमें कैसे करना है, अगर कोविड हो गया तो उसमें क्या क्या आपको तरीके से आप कोविड की जो गंभीरता से बच सकते हैं, कैसे मॉनिटरिंग करते हैं। तो ये आज का हमारा बड़ा इम्पोर्टेंट विषय है, जिसमें कि हमारे पूरे टीम गायनी डिपार्टमेंट आज आपके सामने प्रस्तुत करेंगे वेरियस टॉपिक्स। और साथ में हमारे साथ डॉक्टर पूजा दीवान, जो एक कंसल्टेंट गायनिकोलॉजिस्ट हैं, जिनका की मेन फील्ड इन विट्रो फर्टिलिटी और प्रेगनेंसी रिलेटेड काफ़ी एक्सपर्ट हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि सभी लोगों का आप सुन के, और इस मैसेज जो भी आपको आज मिलेगा, मैं बाकी जो लोग नहीं हैं हमारे साथ उनको भी आप बताएंगे, और ये जो भी आप समझेंगे, जो भी आप इससे ज्ञान सीखेंगे, वो सबको भी, ताकि मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा गर्भवती महिलाओं को हम उनको कैसे इस कोविड से, कैसे प्रेगनेंसी में हमने ध्यान रखना, वो सब बताएंगे। मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर पूजा दीवान से कि वो हमारे साथ अपने विचार शेयर करें कि केयर ऑफ प्रेग्नेंट वुमन एट होम
during COVID pandemic. Dr. Pooja Diwan. नमस्कार सभी लोग, बहुत बहुत धन्यवाद और आभार ब्रिगेडियर गुप्ता आपका कि आपने मुझे इस मंच पे बुलाया, जो कि बहुत ही उचित और सक्रिय विषय पर आज जानकारी देना चाहता है कि क्या कोरोना काल में गर्भवती महिलाओं को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए और कितनी गंभीरता से इस सिचुएशन को लेना चाहिए। ऑर्गेनाइजर्स, मेरी स्लाइड्स नहीं है तो आप मुझे डायरेक्टली स्क्रीन पे ले सकते हैं। देयर इज नो स्लाइड शेयर फ्रॉम माय साइड। तो मैं बहुत आभारी हूँ ग्रेटर नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी की और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की कि आज मुझे ये मंच मिला। मूलतः मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब पहला वेव हुआ था और लॉकडाउन हुआ था, तो पहला प्रश्न जो महिलाओं के जहन में उतरा था वो ये था कि क्या मैं गर्भवती हो सकती हूँ? अगर मुझे गर्भ है तो मुझे इस गर्भ को चलाना चाहिए, और अगर मैं गर्भवती हूँ और ये गर्भ काफी आगे बढ़ चुका है तो क्या मुझे या मेरे बच्चे को तकलीफ होगी? तो मुझे क्या क्या करना चाहिए? तो आज जो हम विषय पर बात कर रहे हैं, हमें आज तक काफी जानकारी मिल चुकी है कि ये बीमारी किस तरह से गर्भवती महिलाओं पे असर करती है। तो पहले तो हम लोग कुछ अच्छी बातें कर लेते हैं, और अच्छी बातें ये हैं कि जैसे कि समस्त संसार में जितने भी लोग हैं, जो पुरुष हैं या फिर जो महिलाएं गर्भवती नहीं हैं या लड़कियां हैं या मेनोपॉजल स्त्रियां हैं, अगर ध्यान से देखा जाए तो जितना रिस्क संक्रमण का उन लोगों में है, उतना ही रिस्क संक्रमण का गर्भवती महिलाओं में है। यानी कि दोनों की एक समान संक्रमित होने की चांसेस हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप गर्भवती हैं तो इसलिए आपके संक्रमण के चांसेस बढ़ गए। पर दूसरी तरफ अगर आप गर्भवती हैं तो जैसे बाकी सब लोगों के साथ है कि अगर आपको कोई लंबी बीमारी है, क्रॉनिक डिजीजेस है, मॉर्बिडिटीज हैं, जैसे कि रक्तचाप है, ब्लड प्रेशर है, मधुमेह, डायबिटीज है, आप बहुत मोटी हैं, आपकी उम्र ज्यादा है, या आपको अस्थमा दमे की बीमारी है, या फिर इनमें से कोई भी चीज आपको बीमारी है पर वो अनियमित है, अनकंट्रोल्ड है, तो आपको कोरोना का अगर संक्रमण होता है तो आप हाई रिस्क कैटेगरी में आ जाती हैं, उसी समान जिस तरह बाकी लोग आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप गर्भवती हैं इसलिए आप हाई रिस्क पर हैं, पर इसलिए कि हाँ, अगर आप उस कैटेगरी में पड़ती हैं तो आप हाई रिस्क हैं। पर जिस तरह सारे लोगों को आम तौर पे 90% चांस है, 90 क्या कहें बल्कि 95% तक जो हमारे आंकड़े हैं वो ये कहते हैं कि अगर हमें कोरोना से बीमारी होती है तो वो आम तौर पे हल्के फुल्के लक्षण आके माइल्ड डिजीज की तरह ही आती है, मॉडरेट या गंभीर सीवियर डिजीज की तरह नहीं आती। सीवियर डिजीज की तरह इसी तरह गर्भवती महिलाओं में भी नहीं आती, तो सब में एक समान है। फिर सवाल ये आता है कि अगर मैं गर्भवती हूँ तो मुझे अपना बचाव कैसे करना। देखिए, वो जो 3 बातें थी ना जिसको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कहते हैं, यानी कि आपस में 6 फुट की 2 मीटर की दूरी रखिए और मुंह और नाक पे कवर करके मास्क पहनिए, बल्कि आज तो कहते हैं कि 2-2 मास्क पहनिए, और साथ में जो कहते हैं कि लगातार अपने हाथ धोते रहिए और सोप से, वाटर से, साबुन से करिए, या फिर आप अल्कोहल रब इस्तेमाल करिए। ये तो है ही है। और ये बात कि भीड़ से दूर रहिए, लोगों के साथ इतना मेल मिलाप मत करिए, जितना हो सके घर पर रहिए, ये सारी बातें तो प्रधान है ही। पर जो प्रेगनेंसी में आमतौर पे क्या बदलाव आता है? बदलाव ये आता है कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो मैं सबको बताऊं, जैसे कि ब्रिगेडियर गुप्ता ने कहा, मैं एक स्त्री रोग विशेषज्ञ गायनोकोलॉजिस्ट हूँ और मैं साथ में इनफर्टिलिटी, बांझपन की टेस्ट ट्यूब बेबी की भी स्पेशलिस्ट हूँ। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जब महिला गर्भवती होती है तो आमतौर पे उसको 8 बार आना पड़ता है डॉक्टर से मिलने के लिए। जब वो गर्भ धारण करती है, फिर 3 महीने के करीब, फिर करीबन 4 महीने के करीब, फिर 5 महीने के करीब, फिर 28 हफ्ते के करीब, और फिर 32 हफ्ते, और फिर डिलीवरी के टाइम 36 हफ्ते और उसके आगे। पर इसको रोकना है, इसको कम करना है। तो कम कैसे करेंगे? कम हम ऐसे करेंगे कि सबसे पहले तो हम अपने गायनोकोलॉजिस्ट के संपर्क में रहेंगे, हम उन्हें कांटेक्ट करेंगे।
अब जैसे जिम्स में भी टेलीमेडिसिन डिपार्टमेंट बाकायदा काम कर रहा है और जितनी कोशिश है कि आपको जितनी ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं टेलीफोनिक करें, आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्स वगैरह, देखिए अभी हम भी आपके साथ वर्चुअल स्पेस में हैं, तो उसी तरह डॉक्टर के साथ आप बिल्कुल अपना कनेक्ट रखिए और कम से कम ही अस्पताल जाएं, निदान केंद्र भी यानी डायग्नोस्टिक सेंटर भी कम से कम जाएं, और जब जाएं तो कम से कम तीमारदारों, अटेंडेंट्स, रिलेटिव्स वगैरह के साथ जाएं। तो फिर जाना कब कब अनिवार्य है, और मैं फिर से ये दोहरा रही हूँ कि जाना कब कब अपने गायनोकोलॉजिस्ट, स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास अनिवार्य है। अनिवार्य तब है जब आप करीब 3 महीने की प्रेगनेंसी के हो जाती हैं, यानी 12 हफ्ते के करीब, क्योंकि उस वक्त एक खासा सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड, जिस नाम से भी आप पुकारती हैं, वो करना होता है बच्चे का। आप कहेंगे इतनी जल्दी क्यों करना होता है, पर ये ही कायदा है और ये अनिवार्य है, क्योंकि इस वक्त हम बड़ी जल्दी परिस्थिति में ये जान लेते हैं कि पेट में कितने बच्चे हैं, किस आकार के हैं, किस हिसाब से वो बढ़ रहे हैं, और कोई उनके अंदर कमी तो नहीं है। अब कमी कुछ सोनोग्राफी से पता चलती है और साथ में एक ब्लड टेस्ट होता है। वो ब्लड टेस्ट और सोनोग्राफी मिलाकर हमको और भी जानकारी मिलती है कि बच्चे में कोई कमी तो नहीं है। तो कहने का मतलब ये एक हुआ 12 हफ्ते। फिर दूसरी बात जो बहुत जरूरी है कि हम जाएं, वो है 18 से 20 हफ्ते के बीच में। उस वक्त भी एक और सोनोग्राफी होती है जो उससे भी बेहतरीन लेवल की होती है, जिसे लेवल 2 सोनोग्राफी कहते हैं, जिसमें हम शरीर जो बच्चे का होता है अब वो काफी हद तक बढ़ चुका होता है और हम उसका पूरा आकार देखना चाहते हैं, और उससे हम ये भी अंदाजा लगाना चाहते हैं कि कोई बनावटी कमजोरी तो नहीं है, कोई कुदरती कमजोरी यानी कंजेनिटल अनोमली उसकी रूप आकार में तो नहीं है, और उसके सिवा जितने हफ्ते का वो है उसके हिसाब से वो सही बढ़ रहा है कि नहीं। जो ऑलनाल जिसे प्लेसेंटा बोलते हैं, जिससे आपकी बच्चेदानी में आपका बच्चा जॉइंट है, उसके भी आकार को देखते हैं। और उस वक्त टीकाकरण भी होता है 16 हफ्ते, 18 हफ्ते, 20 हफ्ते, जो भी आपकी विजिट का टाइम है। तो ये तो हो गई 2 विजिट। फिर उसके बाद यदि आप नहीं भी गए तो कम से कम 32 हफ्ते पे आपने जाना है, यानी कि 8 महीने का समय हो गया। 8 महीने के समय पे हम क्यों जाने की कोशिश करें, क्योंकि उस वक्त ब्लड प्रेशर, मधुमेह, डायबिटीज, बच्चे के आसपास पानी का अचानक से बढ़ जाना, अचानक से कम हो जाना, ये सब चीजों की जो तकलीफें हैं काफी ज्यादा आ जाती हैं, और कभी कभी कुछ लिवर के भी एंजाइम्स बढ़ जाते हैं, घट जाते हैं। तो उस वक्त एक ऐसा टाइम होता है कि जिस वक्त अगर हमने कोई बीमारी पकड़ ली ना, माता में होती हुई यानी माँ में होती हुई या भ्रूण में जो उसकी कोख में बच्चा पल रहा है, तो उस वक्त सही समय होता है। उसके बाद तो जी 36 हफ्ते पे यानी कि 9वां महीना शुरू हो ही गया और डिलीवरी का टाइम आ गया, तो आप गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे ही, वो आपकी बाकायदा जांच करेंगे, अंदरूनी जांच भी होती है, और फिर डिलीवरी का टाइम आता है। तो ये तो बदलाव हुआ, और एक बदलाव और भी जरूरी है, और वो है कि हमारी जो संस्कृति है, तो हमारे यहाँ कुछ प्रथाएं होती हैं, और गोद भराई की प्रथा 28 हफ्ते पर होती है, जो कि 7वां महीना है। तो उस प्रथा में आमतौर पे कई सोसाइटीज में, समाज में एक फंक्शन सा किया जाता है और कई लोग आते हैं। तो मेरा इतना ही आप सबसे विनम्र आग्रह है कि आप लोग यदि गोद भराई की रस्म करना चाहते हैं तो काफी हद तक वर्चुअल फोरम पर ही कर ले, सबको एकत्रित न करें, क्योंकि हमें लोगों के पास इतना नहीं जाना है। और जो बेबी ब्लश या बेबी शावर, गोद भराई जो भी ये रस्म है, उसको जितने कम लोगों के साथ अपनी खुशी बांटें, उतनी ही आप सुरक्षित रहेंगी। इसके सिवा आप और हम सभी उस समाज से आते हैं जहाँ की जब महिला गर्भवती होती है तो उसकी खास देखरेख होती है, और उसको अटेंड करने के लिए कई बार हम कुछ हेल्पर्स हमारे साथ रखते हैं। तो कोशिश करें कि कम से कम लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन हो और कम से कम ये चांसेस आए। फिर सवाल ये उठता है कि आप घर पे बैठी हैं, जो मेरा खासकर आज तवज्जो है वो ये है कि आप प्रेग्नेंट हैं, आप घर पे कम से कम डॉक्टर के पास जाके, कम से कम अस्पताल जाके कैसे अपनी देखरेख करेंगे। तो ये भी सवाल आता है कि क्या हमको भी कोरोना का टीकाकरण यानी कि जो वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन, जैब, जिस भी नाम से आप बोलें, वो गर्भवती होते हुए लगाना है कि नहीं। फिलहाल
भारत सरकार ने गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण की परमिशन नहीं दी है और अभी उन्होंने कहा है कि नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो वैक्सीन है इस वक्त, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, उसमें जितनी भी स्टडीज करी गई हैं वो लिमिटेड है, यानी बहुत कम लोगों पे करी गई है। तो हम चाहते हैं कि हम ज्यादा उसको देखभाल के परख लें। देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दूसरे देशों में टीकाकरण नहीं किया जा रहा गर्भवती महिलाओं का, पर उन लोगों की वैक्सीन अलग है। वो लोग जिन वैक्सीन को इस्तेमाल कर रहे हैं वो पता कर चुके हैं। कुछ 10,000 महिलाओं पे अमेरिका देश में, जहां दूसरी वैक्सीन इस्तेमाल होती है, टीकाकरण करा गया है और देखा गया कि उन पे कोई भी अनुचित प्रभाव नहीं पड़ा, और जो बच्चा उनकी कोख में पल रहा है उस पे भी कोई अनुचित प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने कई सारे एनिमल्स पे, पशुओं पे, जैसे कि रैट्स हैं, उन पे भी स्टडीज करी। पर हमारी जो वैक्सीन, कोवैक्सीन और कोविशील्ड फिलहाल हमारे देश में है, उसमें हमारे पास इनफ डेटा, इनफ स्टडी नहीं है, तो इतना ज्ञान नहीं है, इसलिए फिलहाल रोका गया है। फिर सवाल ये उठता है कि यदि मैं कोरोना से संक्रमित हो गई गर्भ के दौरान तो मैं क्या करूंगी? तो सबसे पहले जब आपको लक्षण आते हैं, लक्षण आमतौर पे क्या है? आमतौर पे लक्षण बुखार है। हाँ, जैसे पहला वेव था और जो पहले वाला कोरोना था, तो उसके अंदर बुखार हो रहा है, खांसी हो रहा है, बलगम आ रहा है, गले में दर्द हो रही है, अलग अलग चीजें थी, पर नॉन स्पेसिफिक, यानी कि मेन लाइन सिम्टम्स जरूरी नहीं है। पहले ये था कि सिर्फ सूंघ नहीं आ रही है, मुंह में टेस्ट नहीं आ रही, बुखार हो रहा है, पर ऐसे भी सिम्टम्स है कि आंख लाल हो गई, पेशाब में खून आ गया, पेट में दर्द होने लगा, पेट खराब होने लगा। तो आपको कोई भी लक्षण आए तो सर्वप्रथम, सर्वोपरि आपको अपने स्त्री रोग विशेषज्ञ से संपर्क करना है। जैसे ही आपकी स्त्री रोग विशेषज्ञ से आप संपर्क कर रही हैं, जो वो राय दे रही हैं, आप उसको फॉलो करेंगी, और आपको जरूरत लगे तो आप जरूर कोविड हेल्पलाइन को भी फोन करें, और अपना अगर बुखार वगैरह आए या कुछ इस तरह के सिम्टम्स आए तो बेझिझक RT-PCR अपना टेस्ट करवाएं, क्योंकि कोई चीज पकड़ में आए वो ज्यादा आसान है उसका ट्रीटमेंट करना, न कि इस ही भुलासे में रह जाना कि पता नहीं कोरोना था कि नहीं था, ये वो बुखार है कि नहीं, मेरे पेट में जो पेट खराब हो रहा है ये कोरोना है कि नहीं। क्योंकि एक एक दिन हमारे लिए बड़ा क्रिटिकल। पर सपोजिंग हमने अपना टेस्ट कराया और टेस्ट करा के हमारा टेस्ट पॉजिटिव आया, या हमें सारे लक्षण उसी तरह के हो रहे हैं पर टेस्ट कराने पे हमारा टेस्ट पॉजिटिव नहीं आया, तो यदि आपको बुखार बहुत तेज नहीं है, यानी 101 के ऊपर नहीं है, और आपके गायनेकोलॉजिस्ट, स्त्री रोग विशेषज्ञ कहते हैं कि ठीक है, आप अभी फिलहाल घर पे रह सकते हैं, घर पर ही अपने आप को अलग करिए, क्वारंटीन करिए, हमारे लगातार संपर्क में रहिए, तो कुछ दवाइयां भी आपको दी जाती हैं। आपने तो सुना ही होगा HCQ, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, आइवरमेक्टिन, एजिथ्रोमाइसिन, इतनी सारी दवाइयों का नाम, डॉक्सीसाइक्लिन, ये सब प्रचलन चल रहा है, पर हर दवाई आपके लिए नहीं है। क्योंकि आप गर्भवती हैं तो आपके लिए डॉक्सीसाइक्लिन नहीं है, आप उसकी बजाय एजिथ्रोमाइसिन ले सकते हैं। आपके लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन नहीं है, आप उसकी जगह आइवरमेक्टिन ले सकती हैं। तो आपके जो भी फिजिशियन, डॉक्टर हैं और स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, कृपया उनके संपर्क में रहे और उनके हिसाब से चले। अपने बुखार को जरूर नापिए और अपनी उंगली पे पल्स ऑक्सीमीटर लगा के दिन में 2 या 3 बार जरूर देखें। यदि आपकी ऑक्सीजन लेवल 93 से कम जा रही है और खासकर 90 से कम जा रही है, तो कृपया फटाफट डॉक्टर के संपर्क में आइए और भर्ती होने के लिए तैयार रहिए। क्योंकि क्या होता है, कोरोना में कई बार शुरू में जो भी हमारे लक्षण आते हैं 3-4-5 दिन बाद ठीक हो जाते हैं, उसके बाद 2-3-4 दिन हम बिल्कुल ठीक होते हैं। दरअसल ऑक्सीजन लेवल कम हो रही होती है और हम खुशहाल होते हैं, इसको हैप्पी हाइपोक्सीमिया बोलते हैं, और अचानक से ही सांस में तकलीफ आ जाती है, तो हम इस सिचुएशन के लिए आगाह रहना चाहते हैं। फिर कुछ और बात आई कि अब आप सोचेंगे कि मेरे को ये तो डॉक्टर ने बताया नहीं कि मेरी डिलीवरी कैसे होगी। अगर मैं कोरोना से संक्रमित हो गई तो मेरे जो पेट में बच्चा पल रहा है, भ्रूण, फीटस, जो नवजात शिशु आने वाला है, उसको तो नहीं बीमारी हो जाएगी? नहीं, आमतौर पे ये देखा गया है। देखिए ना, कुछ बुरा होता है तो कुछ अच्छा भी होता है। ये बीमारी ऐसी है कि जो आपकी ऑलनाल है, आपका प्लेसेंटा है, आपका जो खून है,
हाँ जी, जो आपकी ऑलनाल है, आपका प्लेसेंटा है, जो आपका खून है, इससे आम तौर पे ये बीमारी नहीं जाती है बच्चे को, और इस कारण आमतौर पे बच्चा संक्रमित नहीं होता। बहुत बार डिलीवरी के बाद टेस्ट भी करे गए हैं, इक्का दुक्का चांस ऐसा रहा है कि हाँ जी संक्रमण हुआ था। अब फिर बात आती है कि आप घर पर हैं तो कुछ चिंतित होगी कि मेरी डिलीवरी कैसे होगी। देखिए, आपकी डिलीवरी वैसे ही होगी जैसे कि किसी और परिस्थिति में किसी और महिला की डिलीवरी होती। यदि आपकी डिलीवरी के लिए कोई कारण सिजेरियन सेक्शन का बनता है तो ही सिजेरियन होगा, वरना नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। जब वुहान में पहली बार हुआ था कोरोना, तो उस वक्त डर के मारे सभी महिलाओं का सिजेरियन सेक्शन करा गया था, पर अनेक टेस्ट करने के बाद, जांच करने के बाद माँ के खून में, ऑलनाल में, बच्चे में ये देखा गया था कि इसका संक्रमण माँ के पेट से, खून से बच्चे में नहीं हो रहा, तो कोई आवश्यक बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी सिजेरियन डिलीवरी इसलिए होगी। तो ये तो कुछ बातें हुई, और फिर जब आपकी डिलीवरी हो जाएगी तो ब्रेस्ट फीडिंग यानी स्तनपान, और स्तनपान आप कर सकती हैं अपने बच्चे को। कोरोना से अगर आप संक्रमित हैं और अगर उस वक्त तक आपका टेस्ट नेगेटिव नहीं हुआ या उतने दिन नहीं गुजरे हैं, तो फिर हम लोग स्तनपान जो है वो देते हैं, दूध कलेक्ट कर लेते हैं बच्चे को। बेशक नर्सरी में हम दूध पिलाएं तो उसकी कोई चिंता नहीं है, पर हम क्यों देते हैं? क्योंकि स्तनपान यानी कि ब्रेस्ट मिल्क जो है उसमें ये जो वायरस है ये नहीं जाता आगे, और क्योंकि ये नहीं जाता यानी कि ब्रेस्ट मिल्क से नहीं जाता, इसलिए आप स्तनपान करा सकते। इसी के साथ मैं अपनी इस चर्चा को यहीं पर अंत करती हूँ और ये शो फर्दर हैंड ओवर करती हूँ दूसरे डॉक्टर्स को। आशा करती हूँ कि जो जानकारी मैंने दी वो आपको काफी ज्ञानवर्धक, सटीक रही। कृपया सुरक्षित रहे, सकारात्मक रहे, सचेत रहे। थर्ड वेव नहीं आना चाहिए। नमस्कार। Everything has already been discussed. Over to you people. थैंक यू डॉक्टर साहब, धन्यवाद। बहुत बहुत आपने बहुत अच्छा बताया, धन्यवाद। और मैं डॉक्टर अर्चना गुप्ता से अनुरोध करूंगा कि वो आगे का कार्यक्रम बढ़ाएं। हाँ, डॉक्टर रितु शर्मा। स्क्रीन शेयर हो गया। हाँ, तो यहीं से बोल बोलना शुरू कर दो। रिदम स्क्रीन शेयर करा दीजिए। सर एक्सेस है सर, ट्राई करिए एक बार। गुड आफ्टरनून एवरीवन। नमस्कार। जो ऑर्गेनाइजर्स को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ इस अवसर के लिए। डॉक्टर पूजा को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन्होंने बहुत ही विस्तार से और बहुत ही अच्छे से उन्होंने प्रेग्नेंट पेशेंट से लेके जो प्रेग्नेंट पेशेंट इन्फेक्टेड हैं और जो नहीं है उन सबका ही बहुत अच्छे से मैनेजमेंट कैसे करें, उनकी देखभाल कैसे करें, वो सब कुछ बता दिया है। और मैं अभी वही चीज़ थोड़ा सा फिर से रिपीट करने जाऊंगी, उसी को फिर से एम्फेसाइज करना चाहती हूँ, उसी पे जोर देना चाहती हूँ। मेरा टॉपिक जो है वो ये है कि अगर पेशेंट को कोविड है, स्पेसिफिकली मैं उसी पे बात करूंगी कि अगर एक गर्भवती महिला को कोविड इन्फेक्शन हो जाता है तो उसकी केयर कैसे की जाए। तो पहले जैसे डॉक्टर पूजा पहले ही डिस्कस कर चुकी हैं कि कोविड इन्फेक्शन होने के मरीज को लगे क्यों कि उसको कोविड इन्फेक्शन है, तो कुछ लक्षण होते हैं जिससे उसको संदेह होना चाहिए कि उसको कोविड इन्फेक्शन है और उसको टेस्ट करवाने के लिए जाना ही चाहिए। तो जो भी हमारी गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग ये है कि जब भी मरीज को खांसी, जुकाम, बुखार या जो भी सांस की तकलीफ हो
तो ऐसे कोई भी लक्षण हो और मरीज ने पिछले 14 दिनों में कहीं पर भी ट्रेवल करा है या वो किसी और के जो कोविड पॉजिटिव मरीज है उसके संपर्क में आया है, तो ऐसे में उसको टेस्ट कराना चाहिए। लेकिन कई बार होता है कि कोई भी लक्षण नहीं है, तब भी मरीज को टेस्ट जरूर कराना चाहिए। वो कंडीशंस होती हैं कि अगर वो एक पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आता है या महिला जो भी है अगर वो डिलीवरी के लिए एडमिट होती है या हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उसकी डिलीवरी अगले 5 दिनों में होने की संभावना है, तो उनको ये टेस्ट कराया जाता है। और आजकल तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में ये पॉलिसी है कि जब भी एक गर्भवती महिला को डिलीवरी के लिए एडमिट किया जाता है तो उसका टेस्ट कराना अनिवार्य हो जाता है। लेकिन इसमें ऐसा घबराने की जरूरत नहीं है कि अगर हमारे पास टेस्ट की रिपोर्ट नहीं है तो महिला का इलाज नहीं किया जाएगा। वो बिल्कुल किया जाएगा, सारे प्रिकॉशंस के साथ किया जाएगा। लेकिन ये है कि टेस्टिंग बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में, बिकॉज बड़ी देर से कोविड पैंडेमिक फैला हुआ है, तो वो हर जगह अनिवार्य कर दी गई है प्रेग्नेंट पेशेंट जो डिलीवरी के लिए आते हैं। उसके बाद है कि जैसे पहले ही इस पे चर्चा हो चुकी है कि अगर कोविड टेस्ट हमने कराया और वो पॉजिटिव हो गया तो हम क्या करें। तो उसमें ये है कि सबसे पहले पैनिक ना हो, ठीक है, पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। अगर एक महिला को इन्फेक्शन हो जाती है और वो प्रेग्नेंट है तो उसके गर्भ में पल रहे बच्चे पे यूजुअली इसका कोई असर नहीं पाया गया है, जो भी अभी तक एविडेंस है। तो उसको इसलिए बच्चे को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरा है कि जैसे डॉक्टर पूजा ने बताया कि जो 90% बीमारी होती है वो बिल्कुल सामान्य, बिल्कुल माइल्ड डिजीज रहता है, मतलब उसमें बहुत ही हल्का फुल्का बुखार, और ये बुखार खांसी से ये मरीज ठीक हो जाते हैं। तो इसलिए अगर बीमारी माइल्ड है तो प्रेगनेंसी पे भी ज्यादा कोई असर नहीं होता है। लेकिन जैसे कि डायरेक्टर सर ने बोला है कि अभी जैसे सेकेंड वेव जो आया है पैंडेमिक का, उसमें जो गर्भवती महिलाएं हैं उनमें ये बीमारी ज्यादा सीवियरिटी की पाई गई है, उसमें ज्यादा गंभीर बीमारी पाई गई है प्रेग्नेंट पेशेंट्स में। और ये एविडेंस बेस्ड भी है, रिसर्च में भी पाया गया है, क्योंकि प्रेगनेंसी में हमारी इम्यूनिटी जो है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। तो अगर इन्फेक्शन हो गया है तो एक महिला जो गर्भवती नहीं है उसके मुकाबले में जो गर्भवती महिला है उसमें गंभीर बीमारी होने के चांसेस थोड़े ज्यादा रहते हैं, और ये चांसेस और बढ़ जाते हैं अगर उसमें और कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे कि डायबिटीज है या ब्लड प्रेशर की बीमारी है या दिल की तकलीफ है या लंग्स की कोई इन्फेक्शन है, दमे वगैरह की शिकायत है, तो ये बढ़ जाती है। तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। टेस्ट पॉजिटिव आता है तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। अब ये है कि बच्चे पे, जो गर्भ में पल रहा बच्चा है, उस पे क्या असर है। तो जो भी अभी तक हमें जो भी आंकड़े मिले हैं उसके अनुसार ये है कि बच्चे पे इसका कोई नेगेटिव असर नहीं पाया गया है। बच्चे में अगर हम कहें कोई बनावटी खराबी होती है वो नहीं पाई गई है। बच्चे में जो कोई बच्चा कमजोर नहीं हो जाता है इससे, बच्चे के आसपास पानी की कमी नहीं पाई गई है, बच्चे में खून का दौरा जो है वो कहे कि खराब हो जाता है, ऐसा कुछ भी पाया नहीं गया है। लेकिन ऑब्वियसली जैसे अगर माँ में बीमारी गंभीर हो जाती है तो वो कोई भी बीमारी अगर गंभीर होती है तो उसका सीधा प्रभाव बच्चे पे पड़ता है, उस कंडीशन में बच्चे पे प्रभाव पड़ेगा। बट ये जो है अगर 90% महिलाएं जिनमें बीमारी माइल्ड या मॉडरेट है उसमें बच्चे पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए आप निश्चिंत हो जाएं कि अगर बीमारी हो गई है तो नहीं पता नहीं आगे क्या होगा, तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। उसके बाद अगर डॉक्टर आपको सलाह देते हैं कि आप एडमिट हो जाएं तो तुरंत एडमिट हो जाएं, घर में तब रहने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप घर रहना प्रेफर करते हैं तो उसमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। एक तो है कि किन कंडीशंस में आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, डॉक्टर को इमरजेंसी में कांटेक्ट कब करें। अगर आपके जो लक्षण हैं वो कंटिन्यू रहते हैं, 5 से 7 दिन तक आपके लक्षण जो है वो लगातार बने हुए हैं या वो बिगड़ रहे हैं, आपकी हालत बिगड़ रही है, तो आपको तुरंत डॉक्टर को कांटेक्ट करना चाहिए। या आपको अपनी प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशन हो रही है तो आपको डॉक्टर को कांटेक्ट करना चाहिए। अगर आपको जो थोड़े बहुत लक्षण हैं उसके साथ आप घर पर हैं तो आपको अपनी मॉनिटरिंग करना बहुत जरूरी है। उसमें आप मॉनिटर क्या करें, एक तो अपनी ऑक्सीजन लेवल चेक करें, अपना टेम्परेचर चेक करें, और क्योंकि आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको बच्चे के
मूवमेंट्स, बच्चे के हिलने का ध्यान रखना है, जो कि बहुत जरूरी है। दूसरा है कि डाइट कैसे लें। डाइट जो बाकी प्रेग्नेंट महिलाएं ले रही हैं वही डाइट इन महिलाओं को भी लेनी है, लेकिन पानी खूब सारा पिए, अपने को हाइड्रेटेड रखें, और कोई स्पेशल डाइट की, एक्स्ट्रा कोई स्पेशल डाइट की जरूरत इन महिलाओं को नहीं है। दूसरा है मेडिटेशन। मेडिटेशन बहुत जरूरी है, बिकॉज कोविड का नाम सुनते ही सब घबरा जाते हैं कि कोविड हो गया, और अगर प्रेग्नेंट महिला को हो जाता है तो पूरा परिवार भी घबरा जाता है कि अब क्या होगा, बच्चे का क्या होगा, माँ का क्या होगा। तो इसलिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है ऐसे में। दूसरा, जैसे अभी तक बहुत ज्यादा सब लोगों ने डिस्कस करा है कि हमें इसको, अगर मेरे को या किसी भी प्रेग्नेंट पेशेंट को अगर इन्फेक्शन होता है तो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आगे इन्फेक्शन ये स्प्रेड ना करूं, मेरे फैमिली मेंबर्स को या किसी और को ये इन्फेक्शन ना हो। तो हमें 5 चीजों का ध्यान रखना है, इस चीज को ही हमें एम्फेसाइज बार बार करना पड़ेगा, और यही चीज हमें थर्ड वेव से भी बचाएगी। तो इसमें क्या है कि हमें बार बार हाथ धोना चाहिए, हमें अपने फेस को टच नहीं करना है, मास्क पहन के रखना है, अगर हमें खांसी आती है तो हमें रुमाल या टिश्यू का इस्तेमाल करना है, कुछ भी नहीं है हमारे पास तो हम अपनी कोहनी का इस्तेमाल कर सकते हैं खांसते हुए। फिर दूसरे, और जब भी कोई भी लक्षण है, अगर हमारा टेस्ट भी पॉजिटिव तब तक नहीं आया है तो हमें घर में ही बैठना है, और अगर पॉजिटिव है तब तो बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल आपको आइसोलेट करके अपने को घर पे ही रखना है, और बाकियों से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखनी है। तो ऐसा करके हम अपनी ये इन्फेक्शन दूसरे को स्प्रेड नहीं करेंगे। दूसरा, अगर एज एक प्रेग्नेंट पेशेंट को कोविड हो चुका है तो फिर क्या करें, अपना बच्चे का जो हम रूटीन चेकअप के लिए जाते हैं उसको क्या करें, जब तक कोविड इन्फेक्शन है तब तक के लिए इसको पोस्टपोन कर दें, एंड अगर हमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो रही है तो इसको पोस्टपोन कर देना चाहिए, और जब हम नेगेटिव हो जाए, जब हमारे सारे लक्षण खत्म हो जाए, उसके 2 हफ्ते के बाद ही हमें डॉक्टर से मिलने के लिए जाना चाहिए, और अगर अल्ट्रासाउंड कराना है तो वो भी उसी 2 हफ्ते के बाद कराना चाहिए। और जब भी हम बाहर जाएं तो हमें अपने ही गाड़ी का इस्तेमाल करना चाहिए, या हम एम्बुलेंस मंगा सकते हैं, हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर नहीं करना चाहिए। अब अगर एक महिला को कोविड होता है, एक गर्भवती महिला को, तो बहुत सारे प्रश्न उठते हैं कि डिलीवरी कैसे कराएं, उसको लेके बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। 2 मेन प्रश्न ये है कि महिला को कोविड हुआ है तो क्या उसको डिलीवर करा दें। पहले ये चल रहा था कि अगर वो डिलीवरी करा दें तो महिला को जो गंभीर बीमारी होने की संभावना है वो बहुत कम हो जाएगी। तो इसलिए अगर महिला प्रेग्नेंट है और उसको कोविड हो गया है और वो 9वें महीने के आसपास है तो उसकी डिलीवरी करा दो। लेकिन जो भी अभी तक स्टडीज हुई हैं उनमें ऐसा कुछ भी पाया नहीं गया है, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि हमें कोविड हो गया है तो हमें डिलीवरी के लिए ऑप्ट कर लेना चाहिए, ऐसा नहीं है। दूसरा है कि अगर डिलीवरी करवानी पड़ती है तो डिलीवरी किस रूट से कराएं, या तो हम नॉर्मल डिलीवरी के लिए जाएं कि सिजेरियन के लिए जाएं। जब फर्स्ट वेव आई थी तो शुरू में यही चल रहा था कि सारे पेशेंट जिसको भी कोविड इन्फेक्शन है उसको सिजेरियन से डिलीवर कर दो। इसके पीछे क्या रीजन था कि तब ये सबके दिमाग में था कि जो नॉर्मल डिलीवरी में बच्चे को कोविड इन्फेक्शन माँ के द्वारा हो सकता है, उसका खतरा बहुत ज्यादा है, इसलिए सिजेरियन कर दो तो उससे क्या होगा कि बच्चे को इन्फेक्शन का खतरा ना के बराबर हो जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो डिलीवरी का रूट है या टाइम ऑफ डिलीवरी जो डिसाइड किया जाएगा वो जच्चा और बच्चा की हालत को देख के डिसाइड किया जाएगा, ना कि इस बेस पे डिसाइड किया जाएगा कि कोविड इन्फेक्शन है कि नहीं है, उस पर डिसाइड नहीं किया जाएगा। तो ऐसे जो स्टडीज, ऐसी एक स्टडी हमने अपने इंस्टीट्यूट में करी है और उसको हमने एक बहुत ही अच्छे एक रिप्यूटेड जर्नल में पब्लिश भी करा है, जिसमें हमने 50 बच्चों को डिलीवरी के टाइम उनको हमने देखा है कि उनमें इन्फेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इनमें हमने सैंपल लिया है माँ का, बच्चे का, प्लेसेंटा जो अवलनाल है उसका, बच्चे के आसपास पानी का, और माँ के दूध के सैंपल लिए गए और इनमें किसी में भी वायरस की पुष्टि नहीं हुई है। तो इसलिए हम और भी फर्मली इसको सपोर्ट कर सकते हैं कि अगर रूट ऑफ डिलीवरी और टाइम ऑफ डिलीवरी जो है वो डिपेंड करना चाहिए डॉक्टर की सलाह से। ऐसा नहीं कि कोविड है और हम डिलीवरी सिजेरियन करा दें या डिलीवरी के लिए चले जाएं। अब है कि डिलीवरी हो चुकी है तो क्या करें।
तो सबको ये रहता है कि बच्चे को माँ के पास रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, और बच्चे को दूध पिला सकते हैं माँ का कि नहीं पिला सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि दूध में, माँ के दूध में इस वायरस की कोई भी पुष्टि नहीं हुई है, तो ये दूध बच्चे के लिए बिल्कुल सेफ है। दूसरा है कि माँ के साथ बच्चे को रखें कि नहीं रखें। हम बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि जब भी एक कोविड इन्फेक्टेड मरीज दूसरे किसी व्यक्ति के संपर्क में आता है तो उसको इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। तो इसी तरह अगर जो बच्चा है वो माँ के संपर्क में आएगा जो कि इन्फेक्टेड है इस टाइम, तो ऑब्वियसली बच्चे को इन्फेक्शन का खतरा रहेगा। तो इसलिए माँ को जो अपनी प्रिकॉशंस हैं लेने पड़ेंगे कि उससे बच्चे में इन्फेक्शन ना जाए। तो इसलिए जब भी वो बच्चे को दूध पिलाए तो वो मास्क पहन के रखे, बच्चे को जब भी हाथ लगाए तो हाथ धोकर बच्चे को हाथ लगाए, और बच्चे को दूध पिलाते समय खांसी ना करे। तो और जब भी वो बच्चे को रखना चाहती है तो हमेशा अपने पास ना रखे, दूध पिलाने के सिवाय वो उठाकर ना रखे, अपने से कम 1 मीटर की दूरी पर या 6 फीट की दूरी पर रखे। और अगर कोई मरीज इसको वो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता है और बच्चे को दूध नहीं पिलाना चाहता है खुद से, तो वो अपना दूध निकाल कर किसी और को दे सकता है कि ताकि वो बच्चे को फीड कर पाए। तो दूसरा, डॉक्टर पूजा ने मेरे से पहले डिस्कस करा कि वैक्सीनेशन, बिकॉज हम जितने भी प्रिकॉशन, लेकिन हमें खतरा इसका रहेगा, तो वैक्सीनेशन बहुत हद तक ये कोविड पैंडेमिक भी खत्म करने में हेल्प करेगा। लेकिन ये जो गर्भवती महिलाएं हैं या ये जिनकी डिलीवरी हो चुकी है, इमीडिएट आफ्टर डिलीवरी जो महिलाएं हैं, उन पे रिसर्च की कमी के कारण गर्भवती महिलाओं को तो भारत सरकार ने अभी तक इसकी परमिशन नहीं दी है वैक्सीनेशन की। लेकिन अगर वो डिलीवर हो जाती हैं तो उसके बाद वो वैक्सीनेशन ले सकती हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर कोविड हो चुका है तो आप घबराएं नहीं, डॉक्टर की सलाह लें और जो भी वो सलाह देते हैं उसको मानें, बिकॉज ऐसा नहीं है कि कोविड हुआ है तो आपको और बच्चे को बहुत खतरा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ, अगली चर्चा डॉक्टर अंजुम दत्ता, जो कि हमारे जिम्स में डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोलॉजी में कार्यरत हैं, वो उनकी तरफ से होगी। और वो गर्भवती महिलाएं अपने प्रेगनेंसी के दौरान कौन सी एक्सरसाइजेस करें हेल्दी रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, वो उस पे आपको जानकारी देंगे। डॉक्टर अंजुम दत्ता। नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजुम दत्ता, डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोलॉजी, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ग्रेटर नोएडा से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग एंटीनेटल एक्सरसाइजेस के बारे में बात करेंगे। ये एक्सरसाइजेस वो होती हैं जो होने वाली माँ को प्रेगनेंसी के दौरान करनी चाहिए। इन एक्सरसाइजेस का क्या फायदा है? ये होने वाली माँ को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखेंगी, उनके एनर्जी लेवल्स बूस्ट करके रखेंगी, उनकी मांसपेशियों को मजबूत रखेंगी, उन्हें कमर दर्द, ऐंठन और सूजन से भी राहत दिलाएंगी, उनकी स्लीप क्वालिटी इंप्रूव करेंगी, माँ और बच्चे की सर्कुलेशन को इंप्रूव करेंगी और माँ को डिलीवरी के दौरान मदद करेंगी। अब मैं अपने एक्सरसाइज शुरू करता हूँ। पहले है नेक और गर्दन की और शोल्डर की एक्सरसाइज। गर्दन की एक्सरसाइजेस में सबसे पहले आप गर्दन को आगे नीचे झुकाएं, फिर सीधा रखिए, फिर पीछे झुकाएं, फिर सीधा रखिए, फिर दाएं तरफ झुकाई मुड़िए और सामने, फिर बाएं तरफ मुड़िए, फिर सामने, फिर इसको दाएं तरफ मोड़िए और अपने दाएं कान को दाएं कंधे पे छूने की कोशिश करिए और बाएं तरफ मोड़िए और बाएं कान को बाएं कंधे की तरफ मोड़ने की कोशिश करिए। इसकी आप 10 रिपीटेशन कर सकते हैं दिन में एक बार, अन्यथा अपने डॉक्टर की सलाह के हिसाब से इसके नंबर ऑफ रिपीटेशन बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, जैसा आपके डॉक्टर आपकी सलाह दें। फिर आती है शोल्डर रोटेशन। शोल्डर रोटेशन में हम कंधे की एक्सरसाइज करेंगे। कंधों को हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। जैसे हम दोनों हाथ अपने कंधे पे रखेंगे और कंधों को सीधे रखेंगे और गोल एक सर्कल बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि हमारी कोनियां टच करें। ये हुई क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज के लिए हम उसको उल्टा घुमाएंगे और दोनों कोनियों को टच करते हुए एक सर्कल बनाएंगे। दिस इज नोन एज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। फिर आप कुर्सी पे आराम से बैठ जाइए और दोनों हाथ साइड में सीधे रखिए और कंधों को ऊपर उठाइए और नीचे रखिए, फिर ऊपर उठाइए और फिर नीचे रखिए। इसको आप बोलते हैं शोल्डर श्रग्स।
इसके बाद आती है आर्म्स रोटेशन। आर्म रोटेशन करने के लिए हम दोनों बाजुओं को सीधा ऊपर उठाएंगे, मुट्ठी बनाएंगे और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे और फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसके बाद अगली एक्सरसाइज है मुट्ठी बनाना और खोलना। आपने मुट्ठी बनाई, खोली, मुट्ठी बनाई, खोली। मैं दोबारा बताऊंगा, ये एक्सरसाइज आप 10 रिपीटेशन कर सकते हैं दिन में एक बार, या इनके रिपीटेशन आपका डॉक्टर डिसाइड कर सकता है कितनी करनी है आपने। फिर आती है स्ट्रेचिंग। सबसे पहले आते हैं गर्दन की स्ट्रेचिंग पे। गर्दन की स्ट्रेचिंग के लिए हमने दायां हाथ सर के ऊपर रखा और अपनी गर्दन को दाईं तरफ स्ट्रेच करा और वापस बीच में। ऐसे ही हमने बायां हाथ सर पे रखा और गर्दन को बाईं तरफ हल्का सा स्ट्रेच करा। स्ट्रेच बिल्कुल हल्का सा करना है, ज्यादा मत करिएगा। और ये ध्यान रखिएगा कि स्ट्रेच करते वक्त अगर कोई भी ऐंठन या तनाव महसूस होता है तो रोक दीजिएगा प्लीज। उसके बाद आती है आर्म स्ट्रेचिंग। इसके लिए दोनों हाथों को आप लॉक करिए, हाथों को स्ट्रेट लेके जाइए, फिर सर के ऊपर और धीरे से उसको फिर आप स्ट्रेच करिए पहले, फिर नीचे रिलैक्स, फिर स्ट्रेच, फिर रिलैक्स। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है ट्राइसेप स्ट्रेचिंग। इसके लिए आप अपने बाएं हाथ को सर के पीछे से लेके जाइए और दाएं कंधे पे रखिए और दाएं हाथ से बाएं कोहनी को पीछे को धक्का मारिए। इससे आपको यहाँ पे खिंचाव महसूस होगा। इसको बोलते हैं ट्राइसेप स्ट्रेच। और इसके बाद है पेक्टोरल स्ट्रेच। दोनों हाथों को पीछे बांधिए और बाजू को पीछे करके खींचिए। इससे आपको यहाँ पे खिंचाव महसूस होगा। इसको बोलते हैं पेक्टोरल स्ट्रेच। अगली है साइड स्ट्रेच। साइड स्ट्रेच करने के लिए अपना दायां हाथ ऊपर उठाइए और बाएं हाथ को नीचे कुर्सी के पास रखिए और कुर्सी पकड़ लीजिए और अपनी बॉडी को दाईं तरफ मोड़ी, सीधा रखिए। ऐसे ही बाएं हाथ से करना है आपने, बाएं हाथ सीधा रखना है, बाएं हाथ से कुर्सी को पकड़ना है और बाईं तरफ बेंड करना है। ये ध्यान रखिएगा, ये स्ट्रेचेस आपने 3 से 5 बार रिपीटेशंस करने हैं दिन में एक बार। इन रिपीटेशंस को मैं ये सलाह दूंगा कि अपने डॉक्टर से पूछ के करिएगा कि कितनी आपने करनी चाहिए और आपके लिए कितनी जरूरतमंद है। अगला है पेट और कमर की एक्सरसाइजेस। इसके लिए सबसे पहले एक्सरसाइज है, आप बिस्तर पे सीधे लेट जाइए, दोनों घुटने मोड़ लीजिए और दोनों पैरों को थोड़ा सा दूर रखिए और फिर पहले दायां हाथ ऊपर उठाइए और उठाते वक्त नाक से सांस खींचेंगे आप और जब नीचे लाएंगे तो मुंह से सांस छोड़ेंगे। फिर बाएं हाथ को आप जब ऊपर लेके जा रहे हैं नाक से सांस खींचेंगे और जब नीचे लाएंगे तो मुंह से सांस छोड़ेंगे। आपने मुंह उतना ही खोलना है जितना हम एक मोमबत्ती को बुझाने के लिए मुंह खोलते हैं या फूंक मारने के लिए। आपने पूरा मुंह खोल के सांस बाहर नहीं छोड़ना। फिर अगली एक्सरसाइज है कि सीधा लेटे रहिए, दोनों घुटने मोड़िए और थोड़े से पैरों को पास ले आइए और हल्का सा कमर को ऊपर उठाइए। इसको बोलते हैं ब्रिजिंग। इसके बाद अगली एक्सरसाइज के लिए आप दीवार के सहारे खड़े हो जाइए, अपनी एड़ियों को दीवार से छूइए और अपने आगे एक कुर्सी रख लीजिए और आपने हाफ स्क्वाट्स करने हैं ताकि आप आधे बैठेंगे। जब आप कर रहे हैं तो ये कोशिश करिएगा कि आपको कुर्सी से प्रॉपर सहारा मिल रहा है। इन सबकी रिपीटेशन आप 10 रिपीटेशन कर सकते हैं दिन में एक बार। और इसके बाद हम आते हैं पैरों की और टांगों की एक्सरसाइज। पहले पैर की एक्सरसाइज सबसे पहले वाली है, एक छोटा टॉवल का रोल बना लीजिए और उसको एड़ी के नीचे रख लीजिए और फिर आप पांव के पंजे को आगे को मोड़िए, फिर पीछे को खींचिए, आगे को मोड़िए और फिर पीछे को। दूसरी एक्सरसाइज, आप दोनों पांव के पंजों को साथ में जोड़िए और इससे एक सर्कल बनाने की कोशिश कीजिए। आपने इसको क्लॉकवाइज दिशा में भी करना है, फिर एंटी क्लॉकवाइज दिशा में। और अगली एक्सरसाइज है, पांव के पंजों को और खोलिए, पूरा देखिए उंगलियों कैसे मोड़ा जा रहा है और पूरा खोलना है। और अगली एक्सरसाइज पांव की है कि आपने दोनों पांव के पंजों को अंदर की तरफ मोड़ना है और वापस लाना है, फिर बाहर की तरफ मोड़ना है, वापस लाना है। इन सब एक्सरसाइजेस की आप 10-10 रिपीटेशंस कर सकते हैं दिन में एक बार। नेक्स्ट है घुटना मोड़ने की। सीधे लेटे रहिए, घुटना मोड़िए और अपने एड़ी को आप स्लाइड करेंगे बैक एंड फोर्थ एंड इसको आप लेफ्ट एंड राइट ऑल्टरनेटली करेंगे दोनों टांगों पे। अगली एक्सरसाइज है, आप घुटने से गोल तौलिया रख लीजिए या फिर तकिया रख लीजिए और घुटने से इस तकिए को दबाने की कोशिश कीजिए। आप इसको दबाइए, फिर छोड़िए, दबाइए, फिर छोड़िए। इसको आपने बाएं और दाएं पैर पे ऑल्टरनेटली करना है। फिर अगली एक्सरसाइज,
तौलिया या तकिया अपने घुटने के नीचे रहने दीजिए और सिर्फ एड़ी को ऊपर उठाइए और नीचे रखिए, ऊपर उठाइए नीचे रखिए। इसको भी आप बाएं और दाएं पैर पे ऑल्टरनेटली करेंगे। इसके बाद अगली एक्सरसाइज आती है कि आप साइड पे करवट ले लीजिए। अगर आपने दाएं तरफ करवट ली है तो दाएं तरफ करवट लेके बाएं टांग को आप 35 से 40 डिग्री तक ऊपर उठाइए और नीचे करिए, और इसके बाद आप सेम तरीके से दूसरी तरफ करवट लेके रिपीट करेंगे। इसकी आपने 10 रिपीटेशन कर सकते हैं दिन में एक बार। फिर नेक्स्ट आती है बटरफ्लाई स्ट्रेचेस। आराम से अपने बेड पे दोनों पैर के पंजों को जोड़िए और घुटनों को ऊपर नीचे करिए। इसको बोलते हैं बटरफ्लाई स्ट्रेच। अगली एक्सरसाइज है बेड पे बैठिए और अपने कमर को बेड के सारे टेक लगा के बैठिए और दोनों टांगे सीधी रखिए। फिर एक तौलिए से अपने पैर के अराउंड उसको लपेट लीजिए और उस तौलिए से आपने अपने पंजे को अपनी तरफ खींचना है और 2 सेकंड रोकना है, फिर ढीला छोड़ना है। खींचना है अपनी तरफ, 2 सेकंड रोकना है और फिर ढीला छोड़ना है। इसके बाद आप कुर्सी पे बैठिए, आराम से अपनी कमर बिल्कुल सीधी रखिए, कमर के पीछे एक तकिया रख लीजिए ताकि आपको सहारा मिले, और ये सुनिश्चित कर लीजिएगा कि आपका जो घुटना है और हिप है उस पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो जब आप देखेंगे आप प्रॉपर्ली सीटेड है तो आप अपने दोनों पांव के पंजों को ऊपर उठाएंगे, इससे आपकी एड़ियां भी ऊपर उठेंगी और नीचे। इसको बोलते हैं काफ रेजेस। नेक्स्ट, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस। ये एक महिला के लिए बहुत जरूरी एक्सरसाइज है प्रेगनेंसी के दौरान। इसको करने का तरीका कैसे होता है, इसको क्यों करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। इसको करने के लिए एक महिला को यह ध्यान रखना होता है कि वो अपनी टॉयलेट वाली जगह की मांसपेशियों को टाइट करे, जैसे कि जब वो टॉयलेट रोकने की कोशिश करते हैं। अब उन्होंने वैसे टाइट करना है, उसको 5 सेकंड के लिए, फिर ढीला छोड़ना है, 5 सेकंड के लिए टाइट करना है, फिर ढीला छोड़ना है। ये एक्सरसाइज महिला को बच्चा जन्म के वक्त बहुत हेल्प करती है। कई महिलाओं में देखा गया है प्रेगनेंसी के दौरान कि उनके पोस्चर में चेंजेस आ जाते हैं, जिसके कारण उनको कमर दर्द रहती है या ऐंठन रहती है या सूजन भी होती है कईयों को पैरों में। तो उन पोस्चर्स को कैसे इंप्रूव करें? उन पोस्चर्स को हम 2 तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं, एक तो बैठ के और एक खड़े होकर। जब आप ये पोस्चर इंप्रूवमेंट करें तो कोशिश करिए कि आप शीशे के सामने बैठे। तो कुर्सी पे आप सीधे बैठिए और अपनी कमर को बिल्कुल सीधा रखिए, कमर के पीछे आप तकिया रख सकते हैं सहारे के लिए, और ये सुनिश्चित करिए कि आपका जो घुटना है और हिप है वो 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं और आपके पांव ठीक से जमीन पे जमे हुए हैं। और फिर अपनी कमर बिल्कुल सीधी खींच के आप 3 से 5 मिनट के लिए बैठे रहिए। और इसी को आप खड़े होकर कर सकते हैं। आप दीवार के सारे खड़े हो जाइए और दोनों एड़ियों को दीवार के साथ लगाइए, फिर कमर को पूरा खींचिए और कमर को टिका लीजिए दीवार पे, और फिर उसके बाद कंधों को पीछे खींच के पूरे दीवार पे टच करना है और ऐसे आपने इस पोजीशन को मेंटेन करना है 3 से 5 मिनट। शुरुआती तौर पे आप लोगों को लगेगा कि मैं 3 मिनट के लिए कर पा रही हूँ या 5 मिनट के लिए, ज्यादा नहीं है। धीरे धीरे जैसे आप इसके साथ कंफर्टेबल हो जाएंगे आप इसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं और इससे आपका पोस्चर सही रहेगा। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस हैं जो एक महिला को रिलैक्स करने में और लेबर पेन्स में हेल्प करती हैं। ये 3 टाइप की हैं, एक है एब्डोमिनल ब्रीदिंग, एक है लोअर कॉस्टल ब्रीदिंग और एक है एपिकल ब्रीदिंग। एब्डोमिनल ब्रीदिंग में कैसे करना है, आपने एक हाथ छाती पे रखा और एक हाथ पेट पे रखा और आंखें बंद करके अपने सांस लेने की प्रक्रिया को महसूस कीजिए। फिर आपने नाक से सांस खींचनी है और मुंह से छोड़नी है, नाक से सांस खींचनी है और फिर मुंह से छोड़नी है। इसी तरीके से आपने लोअर कॉस्टल ब्रीदिंग करनी है। दोनों हाथों को आप अपनी छाती के नीचे रखेंगे और नाक से सांस खींचेंगे और मुंह से छोड़ेंगे। और तीसरी एपिकल ब्रीदिंग, इसमें भी आपने दोनों हाथ अपने क्रॉस करके रखने हैं और नाक से सांस खींचनी है और मुंह से छोड़नी है। अब ध्यान दीजिएगा जो ब्रीदिंग में सबसे ज्यादा है कि इसको आप 3 से 5 बार रिपीटेशन कर सकते हैं, पर अगर उस दौरान आपको सांस फूले या थक जाए तो नॉर्मल ब्रीदिंग करिए और एक्सरसाइज को रोक दीजिएगा। फिर आती है रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। कोई भी आप एक्सरसाइज करें उसके बाद आप आराम से लेट जाइए, कमरे में कोई शोर नहीं होना चाहिए, लाइट हल्की सी जलनी चाहिए बस, और दोनों पैरों को और हाथों को बाहर की तरफ खोल दीजिए और आपकी हथेलियां ऊपर की तरफ फेस करनी चाहिए और आप बिल्कुल आंखें बंद करके रिलैक्स करिए। आंखें बंद करके पूरे अपने माथे से लेके पैर तक के सारे मसल्स को विजुअलाइज करिए
फिर उसके बाद आप पैर से शुरू करेंगे, दोनों पैरों के मसल्स को आप टाइट करेंगे, फिर रिलैक्स, फिर ऊपर थाइस पे आएंगे, उनके मसल्स को टाइट करेंगे, फिर रिलैक्स, फिर बटक्स के मसल्स को टाइट करेंगे, फिर रिलैक्स, और फिर आप जैसे जैसे इसको करते जाएंगे आपको लगेगा एक हल्कापन। जैसे ही आपको हल्कापन लगेगा तो इसका मतलब आपने रिलैक्सेशन टेक्निक बिल्कुल ठीक से की है, और इसको हम कूल डाउन एक्सरसाइजेस भी कहते हैं, जो आपको करनी चाहिए किसी भी एक्सरसाइज करने के बाद। अब एक्सरसाइज करने से पहले कुछ चीजों का ध्यान रखिए कि एक्सरसाइज करने से पहले और एक्सरसाइज करने के बाद 1 से 1.5 घंटा खाने का फर्क रखिए। एक्सरसाइज करने के दौरान लूज कपड़े पहनिए और स्पोर्ट्स शूज प्रॉपर्ली पहनिए। हर एक्सरसाइज को करने से पहले वार्म अप करिए और कूल डाउन करिए। एक्सरसाइज करने के दौरान अपने हाइड्रेशन लेवल जरूर प्रॉपर्ली मेंटेन करिए, प्रॉपर पानी पीजिए, और कोशिश करिए एक्सरसाइज बाहर धूप में मत करिए, अंदर घर में बैठे बैठे करिए ताकि आप सुरक्षित रहें। अगर एक्सरसाइज करने के दौरान आपको इनमें से कुछ भी मुश्किलों का सामना होता है, जैसे आपको उल्टी ऐसा लगता है, चक्कर आते हैं, सांस फूलता है, या पसीना आता है, या आपको बहुत ज्यादा थकान होती है, या पैटर्न होती है, तो एक्सरसाइज तुरंत रोक दीजिए और अपने तुरंत गायनेकोलॉजिस्ट को सलाह करिए। धन्यवाद, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। अब मैं डॉक्टर मोनिका सिंह को इनवाइट करूंगा फॉर द पैनल डिस्कशन। चेंज हो गया। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं डॉक्टर मोनिका सिंह, सीनियर रेजिडेंट स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, जिम्स हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा। अब हमारा अगला सेशन है पैनल डिस्कशन, जिसमें हम कोविड महामारी के दौरान महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधित और गर्भावस्था से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करेंगे, और इस वैश्विक महामारी के दौरान जो आमतौर पर महिलाओं द्वारा पूछे जाने वाले सवाल हैं, उनका उत्तर प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। इसलिए हमारे साथ आज उपस्थित हैं सम्माननीय विशेषज्ञों का पैनल, जिनसे अब मैं आप सबको परिचित करवाना चाहूंगी। सबसे पहले डॉक्टर रितु शर्मा मैम, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स गायनी, जिम्स हॉस्पिटल। डॉक्टर अर्चना मैम, सीनियर कंसल्टेंट ऑब्स एंड गायनी डिपार्टमेंट, जिम्स हॉस्पिटल। डॉक्टर पूजा दीवान मैम, she is an वो IVF स्पेशलिस्ट एंड गायनी एंडोस्कोपिक सर्जन है। डॉक्टर पिंकी मिश्रा मैम, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ गायनी डिपार्टमेंट, जिम्स हॉस्पिटल। डॉक्टर नेहा मिश्रा मैम, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ गायनी डिपार्टमेंट, जिम्स हॉस्पिटल। डॉक्टर रुचि वर्मा मैम, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ गायनी डिपार्टमेंट, जिम्स हॉस्पिटल। और डॉक्टर राखी शर्मा मैम, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ गायनी डिपार्टमेंट, जिम्स हॉस्पिटल। सबसे पहला सवाल मैं डॉक्टर अर्चना मैम आपसे पूछना चाहूंगी कि मैम, यदि कोई महिला जिसे अभी महामारी आ रही है, उस समय क्या वो कोविड वैक्सीन लगवा सकती है, और क्या किसी महिला को वैक्सीन लगवाने से पहले प्रेगनेंसी टेस्ट या यूपीटी टेस्ट करवाने की आवश्यकता है? कोई भी महिला अगर महामारी आ रही है या आने वाली है और उसकी डेट हो गई है वैक्सीन की, उसको मिल गई है, तो उस टाइम लगा सकती है। उसको इस महामारी से कुछ भी रिलेशन नहीं है वैक्सीन का, वैक्सीन उस टाइम पे आराम से लगाई जा सकती है। और अगर वो प्रेगनेंसी का ट्राई कर रही है या कुछ है, उसका भी वैक्सीन पे कुछ भी असर नहीं है, तो वैक्सीन की डेट जो भी आपको मिली है उस पे जल्द से जल्द वैक्सीन लगा लें। और जो भी महिला कोशिश कर रही है कि उसको प्रेगनेंसी हो जाए, उसको तो बहुत जल्दी लगवा लेनी चाहिए, जिससे कि प्रेगनेंसी के दौरान फिर बाद में ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि वैक्सीन कैसे लगवाएं। मैम, जो महिला अभी प्रेग्नेंट होना चाहती हैं या प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, तो उन्हें वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। तो जो भी महिला कोशिश भी कर रही हैं कि अभी मैं प्रेग्नेंट हो जाऊं, या वो इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट लिया है या कुछ भी है, तो वो जरूर वैक्सीन लगवा लें। जैसे ही उनको ये रजिस्टर होके डेट मिलती है, तो ये लगवा। मैं इसमें ये ऐड करना चाहूंगी कि जो अगर वैक्सीनेशन मिला है, तो बहुत सारे लोगों में ये गलत धारणा है कि वैक्सीनेशन के बाद जो वो बच्चा वो कंसीव नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सारों का ये कंसर्न रहता है। तो अगर वैक्सीनेशन हमने लिया है और हम कंसीव करना चाहते हैं, हम प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं,
तो आपको इस बात से निश्चिंत होकर रहें कि प्रेगनेंसी और कोविड वैक्सीनेशन का कोई रिलेशन नहीं है। वैक्सीनेशन की वजह से आपकी प्रेगनेंसी डिले नहीं होगी। आप कंसीव कर रहे हैं तो वो कंसेप्शन आपको हो जाएगी। और दूसरा, जैसे मैडम ने कहा कि पीरियड्स से कोई रिलेशन एज सच भी नहीं है, और इस वैक्सीनेशन से पीरियड की कोई गड़बड़ भी नहीं होती है कि आप बोले कि पीरियड ज्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा या अनियमित हो जाएगा, वो भी नहीं होता है। अगला सवाल मैम मेरा आपसे ही है कि मैम यदि किसी महिला को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है और वैक्सीन लगने के बाद महिला को यह ज्ञात होता है कि अब वो प्रेग्नेंट हो गई है, तो ऐसी स्थिति में क्या उसे बच्चा गिराने की आवश्यकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे में उसको बच्चा गिराने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी अभी तक हमारे पास एविडेंस अवेलेबल है तो उसमें पाया गया है कि बच्चे पे इसका कोई नेगेटिव असर, दुष्प्रभाव नहीं पाया जाता है, और बच्चे में कोई भी बनावटी खराबी नहीं होती है, या बच्चे का हम बोले कि वो प्रेग्नेंट है तो खुद से ही खराब हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए वो आराम से ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर सकती है, उसको प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने की कोई जरूरत नहीं। जी मैम, तो जैसा कि मैम ने बताया कि वैक्सीन की डोज लगवाने के बाद यदि महिला प्रेग्नेंट होती है तो अपनी प्रेगनेंसी और गर्भावस्था को जारी एक और बात का आश्वासन उनको दे देना चाहिए कि हमारे देश में नहीं लगा रहे हैं वैक्सीन के दौरान, मतलब गर्भावस्था के दौरान वैक्सीन नहीं लगा रहे, पर दूसरे देशों में लगा रहे हैं। और दूसरे देशों में ऐसा नहीं है कि पहले 3 महीने या बीच के या आखिर के 3 महीने कोई खास समय है जिस वक्त लग रहा है। तो यदि आप गर्भावस्था नहीं धारण की थी या लग भी गया है तो कोई घबराने की बात नहीं है। जी मैम, धन्यवाद मैम। तो ऐसी स्थिति में हमारे देश में यदि उसको पहली डोज वैक्सीन की लग चुकी है और अब वो प्रेग्नेंट हुई है, तो अब उसे अपनी सेकंड डोज, दूसरी डोज वैक्सीन की कब लगवानी चाहिए मैम? जैसा कि अभी डॉक्टर पूजा ने कहा कि हमारे यहाँ प्रेगनेंसी में अभी वैक्सीनेशन की परमिशन नहीं है। अगर फर्स्ट डोज लग चुका है और आप पेशेंट ने कंसीव कर लिया है, अब वो प्रेग्नेंट है, तो उसको अभी के लिए तो ये पोस्टपोन कर देना चाहिए। डिलीवर हो जाती है तो सेकंड वैक्सीनेशन उसको डिलीवरी के बाद ही लेना चाहिए। जी मैम, मेरा अगला सवाल अब हमारी मैम डॉक्टर पिंकी मिश्रा मैम के लिए है कि ये सवाल हमसे अक्सर पूछा जाता है मैम कि जो महिलाएं हैं यदि वो गर्भवती हैं या वो स्तनपान करवा रही हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या वो वैक्सीन लगवा सकते हैं? देखिए, ऐसा हमने पिछली वेव और इस वेव में तो ये जाना ही है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं वो आम जनता से कोविड-19 की इन्फेक्शन की संभावना से ज़्यादा परे नहीं है। दोनों में इक्वल चांसेस हैं इन्फेक्शन होने के। बट ये अगर उनको इन्फेक्शन हो जाता है तो डेफिनेटली ये विमेन ज़्यादा रिस्क पे हैं कि इन विमेन को हॉस्पिटल केयर की ज़रूरत पड़े, इनकी डिजीज सिवियरिटी बढ़ जाए या इनको आईसीयू केयर की ज़रूरत पड़े। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इन महिलाओं को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करने के साथ साथ हमें इनको वैक्सीन से भी इनको सुरक्षा देनी चाहिए। बट प्रॉब्लम अभी ये है कि वैक्सीन बहुत ही न्यू वैक्सीन हैं और पूरे विश्व में जितनी भी वैक्सीन अवेलेबल हैं इन सब पे बहुत ज़्यादा काम अभी नहीं हुआ है। जितनी भी स्पेशली जो इंडिया में वैक्सीन हैं, कोवैक्सीन और कोविशील्ड की अगर बात की जाए तो ऐसे अगर इनका मैकेनिज्म की बात की जाए तो वैसे ये वैक्सीन सेफ है, बट क्योंकि इन पे बहुत ज़्यादा शोध नहीं हुआ है प्रेगनेंसी सेफ्टी को लेते हुए, इसलिए अभी इसके पास हमारे पास कोई इसका डेटा नहीं है। लेकिन यूएस में और यूके की अगर हम बात करें जो कि न्यूक्लिक एसिड बेस्ड mRNA वैक्सीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनमें उन्होंने कुछ महिलाओं में कुछ गर्भवती महिलाओं में इस पर शोध की है और उन्होंने पाया है कि ये वैक्सीन अगर उन महिलाओं को दी जाए तो माँ या बच्चे पर कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। तो इसलिए क्योंकि इस वैक्सीन इसलिए उन्होंने अपनी जो यूएस एंड यूके है उन्होंने अपनी जो सरकारी पॉलिसी है उसमें जो भी इच्छुक महिलाएं हैं उनमें ये अलाउ किया है कि वो वैक्सीन लगवा सकती हैं। बट इंडिया की अगर हम बात करें तो क्योंकि अभी हमारे पास कोविशील्ड और कोवैक्सीन वैक्सीन के सेफ्टी डेटास नहीं है और लेकिन इस पर शोध चल रहा है, एम्स जैसे बड़े अस्पताल इस पे काम कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि जल्दी हम एक डेटा के साथ में आएंगे और जल्दी हम इन महिलाओं को जो है बेनिफिट करा पाएंगे। लेकिन अभी तक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने और हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी इस वैक्सीन को इन वुमेन को देने के लिए अनुमति नहीं दी। जी मैम, स्तनपान के दौरान तो दे सकते हैं वैक्सीन, जो पहले के 6 महीने हैं उसमें तो रोकने को बोला है। 6 महीने के बाद स्तनपान के जो 6 महीने के पहला पीरियड गुजर जाता है उसके बाद तो दे रहे हैं।
हाँ, स्तनपान में दे रहे हैं, स्तनपान में स्तनपान के पहले 6 महीने में नहीं भी दे रहे तो बाद में दे रहे हैं। और ये भी देखा गया है कि इम्यूनोग्लोबुलिन जो कि बचाव के लिए ताकत के जो एलिमेंट होते हैं, वो इम्यूनोग्लोबुलिन ए जो है उसकी मात्रा में बढ़ोतरी होती है यदि उन्होंने वैक्सीन प्राप्त करी है तो बच्चे का भी उससे आगे बचाव होता है। धन्यवाद मैम इस जानकारी के लिए। मैम पिंकी मैम, मैं आपसे दूसरा सवाल ये जानना चाह रही थी कि मैम यदि कोई महिला कोविड संक्रमित है और वो अभी होम आइसोलेशन में है, उसे माइल्ड डिजीज है, तो मैम ऐसी स्थिति में अब वो अपना ANC चेकअप के लिए डॉक्टर को दिखाने के लिए अस्पताल में कब जा सकती है? ये जैसे कि रवि मैम ने अपने टॉक में बोला है कि अगर आप कोविड इलनेस से पूरी तरह रिकवर हो चुके हैं तो आप रिकवरी के 14 दिन के बाद अपनी हॉस्पिटल विजिट के लिए जा सकते हैं और तभी अपना अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि जब आपके पहले लक्षण आए थे तो पहले लक्षण आने के 10 दिन बाद या आखिरी लक्षण आने के 5 दिन बाद, क्योंकि लेट ऑनसेट भी सिम्टम्स के आ रहे हैं, तो ये भी अब एक नया बोल दिया गया है। और RT-PCR का नेगेटिव होना आवश्यक नहीं है, और RT-PCR अगर आप पॉजिटिव थे तो आप नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए अब आप किसी को इन्फेक्ट नहीं करेंगे। जरूरी नहीं है कि RT-PCR नेगेटिव होने की वेट करें। जी मैम, तो यदि कोई महिला मैम अगर घर में होम आइसोलेशन में है, कोविड पॉजिटिव है, तो अगली बार उसे अपना विजिट करने के लिए अपने सिम्टम्स का ध्यान रखना है। जब उसे सिम्टम्स ठीक हो जाता है तो उसके 5 दिन बाद 10 दिन बाद जा सकती है, ऐसा है मैम? पहला लक्षण जो आ रहा है उसके पहला लक्षण आने के 10 दिन बाद और आखिरी लक्षण आने के 5 दिन बाद, और RT-PCR का नेगेटिव होना जरूरी नहीं है। और अगर RT-PCR पॉजिटिव है तो फिर उसकी रेशियोज देखें। डॉक्टर पूजा, ये डिस्चार्ज के लिए है। अगर पेशेंट घर में है तो घर में उसको अगर माइल्ड सिम्टम्स है तो सिम्टम्स खत्म होने के 14 दिन बाद वो अपनी एंटीनेटल विजिट, जिसके लिए उसको नॉर्मल विजिट के लिए जा रही है, तो उसको 14 दिन इंतजार। संक्रमण के लिए बोल रहे हैं। अच्छा, जो भी पहला इंफेक्शन अगर हुआ है तो उसके 3 वीक्स के बाद, जब भी RT-PCR पॉजिटिव है उसके 3 वीक्स के बाद फुल रिकवरी के 2 हफ्ते बाद अपने हाँ, तो विजिट जाने का और संक्रमण होने के दोनों के अलग है क्राइटेरिया। बिल्कुल सही। जी मैम। हाँ जी, हाँ जी। मैम मेरा अगला सवाल मैम राखी मैम से है। मैम मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस कोविड महामारी के दौरान, जबकि कोविड संक्रमण होने का खतरा बेहद ज्यादा होता है, तो ऐसी स्थिति में क्या एक गर्भवती महिला को अपना रेगुलर ANC चेकअप कराने के लिए अस्पताल जाना चाहिए? यदि हाँ तो मैम कितने चेकअप और कितने अल्ट्रासाउंड उसकी पूरी गर्भावस्था के समय के दौरान हमें करवाने की आवश्यकता है? सबसे पहले दर्शकों को मेरा नमस्कार एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। थैंक यू डॉक्टर मोनिका, जैसे आपने सवाल पूछा, वैसे इस बारे में पहले ही बहुत काफी चर्चा हो चुकी है बाय डॉक्टर पूजा एंड डॉक्टर रितु मैम। फिर भी मैं ब्रीफ में बताना चाहूंगी हमारे दर्शकों को कि इसके लिए लगभग जैसे कि विजिट्स है, रेगुलर चेकअप बहुत जरूरी है गर्भ अवस्था में और गर्भवती महिला के लिए खासकर। लेकिन कोविड पैंडेमिक के दौरान क्योंकि सभी चीजें बहुत लिमिटेड कर दी गई हैं, बाहर निकल रहे, कहा जाता है जब ज्यादा जरूरत हो आप तभी निकलें, तो ऐसी चीज में बहुत पॉपुलैरिटी जो गेन की है वो है टेलीमेडिसिन। और टेलीमेडिसिन ने हमारी बहुत हेल्प भी की है, जिससे हमारे पेशेंट्स की भी बहुत हेल्प हुई है, बिकॉज वो अपना कंसल्टेशन उस पर ले सकते हैं घर से ही। छोटी शंकाएं हैं, कुछ भी उनके सवाल हैं, उसके लिए उनको अस्पताल आने की जरूरत नहीं है। जो भी उनको जानकारी चाहिए वो टेली कंसल्टेशन से ले सकते हैं। फिर भी मिनिमम विजिट्स जो रिकमेंडेड है वो है पहले 3 महीने में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे 11 से 13 हफ्ते, 18 से 20 हफ्ते और 30 से 32 हफ्ते, यानी 3 महीना, 5 महीना और 8वां महीना, जिसमें कि हम गर्भवती महिला का अल्ट्रासाउंड कराते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे मैडम ने शुरुआत में बताया था कि वो बच्चे की कुदरती बनावटी खराबी को बताता है, बच्चा ठीक ग्रो कर रहा है कि नहीं ये बताता है। तो जिस दौरान ये महिला का शेड्यूल्ड होगा उसकी जांचें अल्ट्रासाउंड, उसी समय वो अपने कंसल्टेंट से टेलीमेडिसिन के द्वारा परामर्श करके आ सकती है। अल्ट्रासाउंड के लिए आएंगी तो अपना दिखा भी सकती है, लगे हाथ उनकी जो भी ब्लड की जांचें हैं और जो भी टीकाकरण है वो महिला एक ही विजिट में सब कुछ करा सकती है। तो ये है मिनिमम 3 विजिट्स।
मैम धन्यवाद मैम। मेरा अगला सवाल मैम प्रसव से रिलेटेड है मैम कि क्या गर्भवती महिला जिसे कोविड संक्रमण है उसकी डिलीवरी ऑपरेशन द्वारा ही होगी या उसका नॉर्मल प्रसव से बच्चा होना भी संभव है? बिल्कुल संभव है। कोविड-19 होना ये डिक्लेयर नहीं करता कि हम मरीज का ऑपरेशन कर रहे हैं। कोविड-19 एक अलग चीज है, मरीज का प्रसव एक अलग चीज है। जैसे कि बाकी अन्य महिलाओं में होता है जो नॉर्मल है, नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन। ये बहुत अच्छे से जान लीजिए, सिजेरियन सिर्फ होगा तो वो माँ की हालत देख के जब इंडिकेटेड होगा, जैसे हम कहते हैं एक मेडिकल भाषा में ऑब्स्टेट्रिकल इंडिकेशन, अगर ये बनेगा तो ही मरीज का ऑपरेशन होगा, अदरवाइज कोविड की वजह से मरीज का ऑपरेशन नहीं। धन्यवाद मैम इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। मैम मेरा अगला सवाल रिची मैम से है मैम कि मैम चूंकि अभी कोविड की तीसरी लहर आने का भी उम्मीद है, तो ऐसे समय में हम संक्रमण से बचने के लिए क्या कर सकते हैं? जैसे कि आप सबको पता है मीडिया के द्वारा एंड एजुकेशन टेबल के द्वारा कि अभी भी तीसरी लहर आने की आशंका है, तो उसके बचाव के लिए आपको कुछ अलग नहीं करना है। जैसे कि हमारी सीनियर डॉक्टर रितु मैम ने बताया कि इसके लिए आपको प्रमुख 5 चीजों का ध्यान रखना है। बराबर हाथ धोना है, अच्छे से मास्क लगा के रखना है, इसके बाद भीड़ भाड़ वाली जगहों पे जाने से बचना है, अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकलना है और 6 फुट की दूरी बना के रखना है। इससे आप अपने आप को भी बचा सकते हैं, अपने परिवार को भी बचा सकते हैं। और जब भी कभी आपको फ्लू के लक्षण अगर आते हैं तो आप तुरंत ही अपने डॉक्टर से संपर्क करें तथा अपने घर वालों से खुद को आइसोलेट करें और उनको भी मॉनिटर करें कि कहीं उन्हें भी वापस से फ्लू के सिम्टम्स तो नहीं आ रहे हैं। इससे आप तीसरी लहर आने से खुद भी बच सकते हैं और हमारे देश में तीसरी लहर आने से भी रोका जा सकता है। मैडम एक और सवाल जो हमसे अक्सर पूछा जाता है कि मैम क्या इस महामारी के दौरान जो हमारे नवजात शिशु हैं उनका नियमित टीकाकरण वैसे ही होना चाहिए या हमें उसे पोस्टपोन करने की आवश्यकता है? नहीं, हमें नवजात शिशुओं का टीकाकरण स्थगित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि और भी भयंकर बीमारियां हैं जिससे ये टीकाकरण नवजात शिशुओं को घातक बीमारियों से बचाता है। इसलिए आपको नवजात शिशुओं का नॉर्मल रूटीन टीकाकरण को बिल्कुल भी पोस्टपोन नहीं करना है, क्योंकि ये बच्चों में इम्यूनिटी भी डेवलप करवाता है और बच्चों को घातक बीमारियों की वजह से जो भी मॉर्बिडिटी जिसे और मॉर्टेलिटी कहते हैं, उनकी जान को खतरा होता है, उससे बचाव करता है। इसलिए बेझिझक रहें और बच्चों का नियमित रूप से टीकाकरण कराएं, लेकिन जब भी कराने जाएं तो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, तो इससे बच्चों को संक्रमण भी नहीं होगा और आप उनको टीकाकरण भी करा पाएंगे। धन्यवाद मैम। मैं अगला सवाल नेहा मिश्रा मैम से पूछना चाहूंगी कि क्या मैम एक महिला जिसे इनफर्टिलिटी की समस्या है और इस पैंडेमिक के दौरान क्या अपने इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए इंतजार करना चाहिए या वो इस दौरान अपने स्थिति के लिए क्या कर सकती है? मैम बहुत बहुत धन्यवाद मोनिका और हमारे प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर्स। इसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि हमें हर महिला जो इनफर्टिलिटी बांझपन से ग्रसित है उसके ट्रीटमेंट को इंडिविजुअलाइज व्यक्तिगत करना होगा। जैसे कि कोई महिला है जिसमें अगर इनफर्टिलिटी के लो रिस्क फैक्टर है, जैसे कि नलों का बंद होना, पीसीओडी, उम्र कम है, तो ऐसी महिला डेफिनेटली थोड़ा इंतजार कर सकती है। ये कहना आसान है लेकिन हम सभी जानते हैं कि बांझपन एक सोशल स्टिग्मा है। ये कपल्स इतने ज्यादा मानसिक तनाव से जूझ रहे होते हैं, जब आप इनसे बात करो तो आपको पता चलता है। ऐसे में इस कपल्स को मेरी ये सलाह होगी कि आप घर में अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मानसिक तनाव को दूर करने के घरेलू उपाय जैसे कि रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस ये करें। दूसरा पहलू है वो महिलाएं जिनमें बांझपन के हाई रिस्क फैक्टर हैं, जैसे कि उनकी उम्र ज्यादा है, अंडेदानी में अंडों की कमी है, उनके पहले 1-2 IVF फेल हो चुके हैं, उनको एंडोमेट्रियोसिस है, उनके पति में शुक्राणु की कमी है। इन महिलाओं के लिए इंतजार नहीं किया जा सकता। इन्हें अपने इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से टेलीकंसल्टेशन करना चाहिए, जो कि हम जिम्स में पिछले 1 साल से कर रहे हैं। इनको अपना ट्रीटमेंट प्लान डिस्कस करना चाहिए और मिनिमम विजिट में अपना इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट कैसे हो डिस्कस करके अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना चाहिए। धन्यवाद मैम इस जानकारी के लिए। मैम क्या IVF या इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के दौरान जब महिला को नियमित रूप से अस्पताल जाना पड़ता है तो तब इस समय क्या मैम उसे कोविड संक्रमण होने का खतरा है? कोविड संक्रमण होने का खतरा तो है,
उसका ये IVF की ट्रीटमेंट या उसके इंजेक्शन या उसकी दवाइयों की वजह से नहीं है, इसलिए है कि वह महिला बार बार अस्पताल जा रही है, सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग कर रही है, बहुत सारे लोगों के संपर्क में आ रही है। इसलिए आजकल हम अपनी IVF क्लिनिक में एक कंसेंट भी लेते हैं कि आपको ट्रीटमेंट के दौरान कोविड-19 इन्फेक्शन हो सकता है। हर महिला और उसके पति का ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले, ट्रिगर के इंजेक्शन से पहले और एम्ब्रियो ट्रांसफर से पहले कोविड-19 की जांच कराई जाती है। अगर यह जांच पॉजिटिव आई जाती है तो आपको अपने इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से डिस्कस करना है कि ट्रीटमेंट होगा या रोकना है या चलता रहेगा। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगी कि कोविड से आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, और अगर आपको कोविड संक्रमण हो भी जाता है तो ज्यादातर लोग इसको ठीक करके निकल जाते हैं। धन्यवाद। हो गया डॉक्टर साहब? हाँ जी, एक क्वेश्चन में हमारे बीच में इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हमारे पैनल में डॉक्टर पूजा दीवान मैम से ये जानना चाहूंगी मैम कि यदि किसी महिला का इनफर्टिलिटी और IVF ट्रीटमेंट चल रहा है और तो उसके जो विट्रीफाइड एग्स हैं या एम्ब्रियो जो फ्रीज करके रखे हुए हैं, तो क्या मैम इस महामारी के दौरान वो सुरक्षित हैं या उनको उनमें संक्रमण होने के चांसेस हैं? और मैम एक चीज और जो मैं आपसे जानना चाहूंगी मैम कि यदि कोई महिला जिसका इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसमें ओवम पिकअप के दौरान या फिर एम्ब्रियो ट्रांसफर के दौरान यदि उसे पता चलता है कि उसे कोविड हो गया है, कोविड पॉजिटिव है या कोविड संबंधित कोई उसे लक्षण आ रहे हैं, तो मैम ऐसी स्थिति में आप उसे क्या करने की सलाह देंगी मैम? देखिए, पहला सवाल आपका ये था कि अगर किसी के एम्ब्रियोज क्रायो प्रिजर्व करे हुए हैं यानी कि फ्रीजर में रखे हुए हैं या उनके अंडे फ्रीजर में रखे हुए हैं, यहाँ तक कि स्पर्म शुक्राणु भी फ्रीजर में रखे हुए हैं, तो वो सेपरेट वेरी मच सील्ड कंटेनर्स लिक्विड नाइट्रोजन में -96 डिग्री में है। तो वो जो तापमान है और जो सीलिंग है और जो गैस है उसमें अभी तक तो ये बिलीफ सिस्टम है कि वो सेफ है और उसके अंदर इन्फेक्शन नहीं पहुंचेगी। दूसरा सवाल आपका ये था अंडे निकालने का टाइम यानी कि एग रिट्रीवल का टाइम आ गया है IVF में और उससे जस्ट पहले पता चलता है कि ये संक्रमित है। तो आम तौर पे जो सिचुएशन होती है वो इस चीज पर डिसाइड करी जाती है कि एग रिट्रीवल का बिल्कुल समय आ गया है या अभी कुछ दिन बचे हैं। आम तौर पे जो साइकिल होता है उसे अबैंडन कर देते हैं और कहते हैं चलिए इतना जरूरी नहीं था, बाद में देखेंगे। पर कभी कभी जब किसी को अंडे बनाए जाते हैं और वो बहुत ज्यादा ही बने हुए हैं और हाइपर स्टिमुलेशन की तरफ, ओवर स्टिमुलेशन की तरफ जा रहा है, तो नापना तोलना पड़ता है और कभी कभी उस केस में उन मरीज की बेहतरी के लिए अंडे निकालने पड़ते हैं। मैम धन्यवाद मैम। Thank you, Dr. Monica, for an excellent overview and moderation of important topic and questions. And with this, we come to the end of our today's very important seminar on हमारी जो गर्भवती महिलाओं के ऊपर जो हमारे सारे विशेषज्ञ हैं, मैं उनको एक बार फिर धन्यवाद देना चाहता हूँ। डॉक्टर पूजा दीवान, डॉक्टर रितु शर्मा, डॉक्टर अंजुम दत्ता, डॉक्टर मोनिका, अर्चना, डॉक्टर पिंकी, डॉक्टर नेहा, डॉक्टर रुचि, डॉक्टर राखी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। एंड मुझे उम्मीद है कि हमारे सब दर्शकों को ये जो भी बातें बताई हैं वो खुद भी ध्यान से सुनकर और बाकी लोगों को भी बताएंगे और इसका पूरा लाभ उठाएंगे। ये बहुत जरूरी चीज है कि आजकल जैसे कोविड चल रहा है, लेकिन कोविड अभी जैसे कि सबको आशंका है तीसरी लहर आने का, तो हम सबको बचाना है और इसमें ये भी जरूरी है कि हम तभी बाहर जाएं जबकि बहुत जरूरी हो। आजकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी एक टेली मेडिसिन शुरू करी है, ई संजीवनी। तो ई संजीवनी में आप वीडियो कॉल के थ्रू आप अपना रजिस्ट्रेशन करके आप डॉक्टर से रूबरू बात कर सकते हैं, अपने इन्वेस्टिगेशन भी उनको दिखा सकते हैं और उनका प्रिस्क्रिप्शन वैलिड है और जाके उसको दवा ले सकते हैं। साथ ही हमने जिम्स में अगर आपको जरूरी है आना तो हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं। तो हमारा GIMS की साइट पे जाके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अगर आप कराएंगे तो आपको कहीं पे लाइन में नहीं खड़ा होना है
आप सीधे आके रजिस्ट्रेशन करा के सीधे डॉक्टर से मिल सकते हैं, और आप जिस टाइम पे बुक कराएंगे उसके हिसाब से आपको पूरा हम ध्यान रखेंगे कि आप सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं और आपको कहीं पे भी इंतजार ना करना पड़े। जो टेली मेडिसिन है, ओपीडी रजिस्ट्रेशन की सुविधा है, हम सभी को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसका पूरा लाभ उठाएं, और इससे न केवल आप कोविड से बचते हुए अपना पूरा ट्रीटमेंट करा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आखिर में ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी श्री त्रिपाठी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हम जिम्स को एक मौका दिया आप सबके सामने रूबरू होने के लिए और इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आप सबको बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। मैं आज के संघ के लिए मैं ब्रिगेडियर साहब और उनकी टीम के सभी डॉक्टरों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। उन्होंने हमारे दर्शकों को प्रेगनेंसी ड्यूरिंग कोविड के जैसे महत्वपूर्ण विषय में जानकारी साझा की है। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि यह कार्यक्रम गौतम बुद्ध नगर के कोविड के प्रभारी श्री नरेंद्र भूषण, कमिश्नर पुलिस श्री आलोक सिंह, मुख्य कार्यपालक अधिकारी नोएडा श्रीमती ऋतु महेश्वरी, जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर श्री सुहास एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी यमुना अथॉरिटी श्री अरुणवीर सिंह जी के मार्गदर्शन में चलाया जा रहा है। आप सभी को इस प्रोग्राम को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर पूजा। Most welcome. Thank you, Dr. Ritu, and all of you. And I think